अभी हमने पढ़ा था ऊष्मा संचरण की विधियाँ, चालन, संवहन और विकिरण, है ना। जिसमें चालन में देखा था कि ऊष्मा जो है ठोस के अणुओं में से ऊष्मा से ठोस के अणु गर्म होते हैं और वो अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणुओं को दे देते हैं, फिर वो अपने गर्म हो जाते हैं और ये फिर अपनी ऊष्मा अपने पास वाले अणुओं को दे देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ऊष्मा अणुओं में से होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है और पूरी छड़ गर्म हो जाती है ना। तो इसमें भी ऊष्मा के संचरण का माध्यम क्या है? ये रॉड है, मतलब अणु है, लेकिन ये अणु अपने स्थान पर ही रहते हैं, अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता, अणु अपनी जगह से नहीं हिलते, अपनी जगह पर ही रहते हैं। तो यहाँ भी चालन में ऊष्मा को संचरण के माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ना। उसके बाद संवहन देखा था, तो चालन जो होता है केवल ठोसों में होता है ना। और ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि संवहन, जिसमें ये द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। जिसमें मैंने बताया था कि एक बर्तन में यदि हम पानी लेते हैं और उस पानी को गर्म करते हैं तो नीचे से पानी गर्म होता है, ठीक है, नीचे से पानी गर्म होता है। अब ये द्रव है तो द्रव में अणु जो हैं ठोस के समान एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते, ये बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, इनके बीच बीच में काफ़ी गैप होता है, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं अणु इस तरह से, है ना। तो इसलिए इनके बीच में इतनी जगह होती है कि पूरे द्रव में ये घूम सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घूम सकते हैं, ये गति होती है इनमें, ठीक है। तो जब इसको गर्म करते हैं नीचे से, तो नीचे वाले अणु जो हैं ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। अणु ऊष्मा लेकर गर्म हो जाते हैं, ठीक है, गर्म होने के कारण ये हल्के हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ये नीचे का गर्म पानी ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होता है, ठंडा पानी जो है वो भारी होता है, तो भारी होने के कारण ये नीचे आ जाता है। जब नीचे से गर्म पानी ऊपर चला गया तो ये नीचे जगह खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए तुरंत ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है, तुरंत ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है और फिर ये गर्म होता है, फिर हल्का होकर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह से ये प्रक्रिया होती रहती है और धीरे धीरे पूरा द्रव गर्म हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है केवल द्रव और गैसों में ही होती है, क्योंकि द्रव और गैसों के अणुओं में गति होती है और ये संवहन विधि जो है वो अणुओं की गति के कारण ही होती है, ठीक है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण जो होता है उसमें अणु गति करते हैं, और ठोस में क्योंकि अणु गति नहीं करते हैं इसलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है, द्रव और गैसों में ही होता है। अब इसका एक और प्रयोग देखते हैं कि जैसे हम एक परख नली में इसको ये देखते हैं, जैसे परख नली में, ये परख नली है, इसमें पानी रखें, ठीक है, इसमें पानी लें और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें, और ऊपर से पानी गर्म करें, ठीक है। मतलब बर्फ़ के टुकड़े को तार की जाली में लपेट के इसमें डाल देते हैं, है ना। और फिर इसको थोड़ा तिरछा करके, परख नली को तिरछा करके, और फिर इसको ऊपर से गर्म करते हैं, पानी ऊपर से गर्म करते हैं यहाँ से। तो इसको गर्म करते हैं, ये गर्म होते होते पानी खौलने लगता है, इतना गर्म हो जाता है कि पानी खौलने लगता है, लेकिन फिर भी नीचे का बर्फ़ जो है ये नहीं पिघलता, है ना। तो बर्फ़ क्यों नहीं पिघला? जब पानी यहाँ गर्म कर रहे हैं हम, तो गर्म पानी की ऊष्मा यहाँ तक पहुँचना चाहिए, और यदि ऊष्मा यहाँ पहुँचेगी तो बर्फ़ निश्चित रूप से पिघल जाएगा, है ना। लेकिन बर्फ़ नहीं पिघलता, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक नहीं पहुँची, तभी तो बर्फ़ नहीं पिघला, है ना। नहीं तो गर्मी मिलती तो बर्फ़ पिघल जाता। तो यहाँ से यहाँ तक ऊष्मा क्यों नहीं पहुँची? क्योंकि पानी हम ऊपर से गर्म कर रहे थे। तो संवहन विधि द्वारा, द्रव में संवहन विधि द्वारा पानी गर्म होता है, द्रव जो है वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, जिसमें नीचे के अणु जो हैं वो गति करके ऊपर जाते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं, मतलब गर्म होने पर द्रव हल्का हो जाता है और ऊपर जाता है। अब यहाँ हम इसको ऊपर से ही गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर का पानी गर्म हो रहा है और वो हल्का हो रहा है, तो हल्का है इसके कारण ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा, है ना, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए ये ऊपर का पानी ही गर्म होता रहता है और नीचे का पानी ठंडा रहता है, ये गर्म नहीं होता,
ठीक है, ये संवहन विधि हो गई। अब इससे ये भी बात भी सिद्ध होती है कि चालन विधि द्वारा ये ऊष्मा, पानी की ऊष्मा जो है ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि पानी ऊष्मा का कुचालक होता है। पानी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसमें जैसे रॉड को एक सिरे से हम गर्म करते हैं और दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाती है, ऐसा पानी में नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड जो है धातु की बनी होती है तो वो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। लेकिन पानी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए इसमें से ऊष्मा जो है वो दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाती। तो ये संवहन विधि हो गई, है ना। इसके कुछ उदाहरण भी हैं कि जैसे फ्रिज जो होता है, फ्रिज में क्या होता है, जो फ्रीजर है वो सबसे ऊपर रखा जाता है ना। फ्रीजर सबसे ऊपर रखा जाता है, क्यों? जिससे क्या होता है कि उसके संपर्क में जो ठंडी हवा आती है वो भारी होती है ना, और वो नीचे आ जाए और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाए। तो ये संवहन धाराएं चलती रहती हैं, जिससे फ्रिज के अंदर ठंडक बनी रहती है। और जब हम गर्मी के दिनों में पंखा चलाते हैं तो सबसे पहले वो गर्म हवा देता है, क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर होती है। बंद कमरे में गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर होती है, तो इसलिए पंखा जो है वो गर्म हवा देता है ना। विकिरण पढ़ा था, विकिरण में बताया था कि बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का जब संचरण होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको विकिरण कहते हैं। मतलब सूर्य की ऊष्मा डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच जाती है, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि चालन और संवहन में ऊष्मा को संचरण के लिए, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ऐसा विकिरण में नहीं होता, विकिरण में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक बिना किसी माध्यम के पहुंच जाती है, तो इसको विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब कोई वस्तु जो है वो कितनी गर्म होती है, कितने टाइम में गर्म होती है और कितने जल्दी ठंडी होती है, ये वस्तु के ताप और उसके रंग पर भी निर्भर करता है। जैसे काला रंग जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, जितने जल्दी वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और अधिक मात्रा में, उतनी ही जल्दी वो ऊष्मा को निकाल भी देता है, मतलब उत्सर्जित भी कर देता है। जैसे 2 डिब्बे लें बराबर आकार के और उनमें एक डिब्बे की बाहरी सतह को काले रंग से पेंट कर दें और दूसरा सफ़ेद रंग से पेंट कर दें। अब दोनों में बराबर मात्रा में पानी भरें और दोनों को 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दें। 2-3 घंटे बाद जब हम दोनों का पानी थर्मामीटर से, दोनों का तापमान थर्मामीटर से चेक करते हैं, तो काले रंग का जो डिब्बा है उसका वो ज़्यादा गर्म होता है, उसका तापमान ज़्यादा होता है, और सफ़ेद रंग के डिब्बे का तापमान कम होता है। मतलब काला रंग जल्दी गर्म होता है, काला रंग अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाता है मतलब काला रंग। तो मतलब काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है ना। इसीलिए गर्मियों में हम काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने से वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, गर्मी को अवशोषित करते हैं, मतलब सोख लेते हैं, जिसके कारण हमको ज़्यादा गर्मी लगती है ना। और जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं या सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं, ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, है ना, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, और बल्कि इनके ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा जो है वो परावर्तित हो जाती है, मतलब इनसे टकरा कर वापस लौट जाती है ना। इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं, और ठंड के दिनों में काले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब खाना पकाने के लिए सोलर कुकर का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर का जो बर्तन जो होता है, सोलर कुकर का जो बर्तन होता है, उसको अंदर के भाग को और उसमें जो बर्तन रखे होते हैं, जो डिब्बे रखे होते हैं जिनमें खाना रखा जाता है, उनको काले रंग से पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को अधिक से अधिक मात्रा में अवशोषित कर सकें और खाना जल्दी पक सके। ठीक है, तो काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और उतना ही अच्छा वो उत्सर्जक भी होता है, उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। पानी जितने जल्दी गर्म होता है उतने जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, अब
थर्मस फ्लास्क को सब जानते होंगे, थर्मस फ्लास्क देखा होगा, जिसमें हम गर्म चीज़ को अधिक समय तक गर्म रख सकते हैं और ठंडी चीज़ अधिक समय तक जिसमें ठंडी रह सकती है। थर्मस फ्लास्क, हमको कोई चाय वगैरह कहीं ले जाना होती है तो गरम गरम चाय को हम थर्मस फ्लास्क में रखते हैं और काफ़ी समय तक दिन भर वो चाय गरम रही आएगी, है ना। तो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण किसी भी विधि से ना हो, ना चालन से, ना संवहन से, ना विकिरण से। तो उसके लिए एक कांच की बोतल बनाई जाती है जो दोहरी दीवार की बनी होती है। कांच की दोहरी दीवार की कांच की बाटल होती है, ये दोहरी दीवार की, है ना। और इनके ये दोहरी दीवार होती है, इसके बीच की हवा निकाल दी जाती है, यानी इसके अंदर निर्वात रखा जाता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी ना हो, बिल्कुल खाली स्थान, है ना। तो ये दोहरे दीवार वाली कांच की बोतल है ना। इसके बीच की हवा निकाल दी जाती है, मतलब निर्वात रखा जाता है। निर्वात समझ रहे हो ना, जहाँ हवा भी ना हो, जहाँ की हवा निकाल दी गई हो, उसको निर्वात कहते हैं। तो ये निर्वात रखा जाता है ना। और कांच के अंदर की जो सतह है इसको चांदी से पॉलिश कर देते हैं ताकि ये चमकदार हो जाती है। अंदर की सतह को ये इधर से इसको चमकदार रखा जाता है, अंदर की सतह चांदी की पॉलिश करके इसको चमकदार बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है ये हम बताते हैं। उसके बाद फिर इस बॉटल को कॉर्क का ढक्कन लगाकर इसको बंद कर दिया जाता है और इसको पूरे को एक बड़े प्लास्टिक के बर्तन में रखा जाता है ताकि टूट फूट ना हो, टूट फूट से बचाने के लिए उसमें रखा जाता है ना। तो सबसे पहले तो ये कांच की बनाई जाती है क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है ना। कांच की दोहरी दीवार की होती है और दोनों के बीच की हवा निकाल दी जाती है जिससे कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो पाए, है ना। कांच की बोतल है तो चालन विधि से, कांच क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है ना, तो इसलिए चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। कांच की जगह यदि ये बोतल स्टील की होती या किसी भी धातु की होती, जब इसमें गर्म द्रव डालते तो वो गर्म द्रव की ऊष्मा से ये पूरी बोतल गर्म हो जाती। मतलब गर्म द्रव की, मतलब चाय जैसे रखी है तो गर्म चाय की ऊष्मा ये बोतल में चली जाती, पूरी बोतल गर्म हो जाती। तो क्या होता, चाय ठंडी हो जाती, है ना, चाय ठंडी हो जाती। जबकि हमको ये कोशिश करना है कि चाय के अंदर जो ऊष्मा है, चाय के अंदर की जो गर्मी है वो कहीं भी ना जा पाए, चाय में ही बनी रहे, है ना। तो उसके लिए ये इंतज़ाम किया जाता है कि चाय के अंदर की जो ऊष्मा है वो कांच, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है इसलिए चाय के अंदर की जो ऊष्मा है वो कांच में फैल नहीं पाती, कांच इसको स्थानांतरित नहीं कर सकता, इसलिए कांच की बनाई जाती है। फिर दोहरे दीवार की होती है और बीच की हवा निकाल दी जाती है। बीच की हवा इसलिए निकाल दी जाती है क्योंकि इसमें से संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो पाए। नहीं तो क्या होगा कि अंदर के गर्म द्रव की हवा जो है वो संवहन विधि से गर्म होती, यदि हवा मतलब इधर हवा होती तो ये अंदर की जो ऊष्मा है ये हवा में चली जाती, है ना। और संवहन विधि से ये ऊष्मा का स्थानांतरण होता और चाय जो है वो ठंडी हो जाती। फिर अंदर की सतह जो है ये चमकदार रखी जाती है। क्योंकि चमकदार इसलिए रखी जाती है क्योंकि चमकदार सतह जो है वो ऊष्मा को परावर्तित करती है। परावर्तन मतलब टकरा कर वापस लौटना। जैसे गेंद को दीवार पर मारते हैं तो वो उस दीवार से टकरा कर वापस हमारे पास आती है। ज़मीन पर मारते हैं यदि गेंद को, खेलते होगे तो ज़मीन पर यदि गेंद को मारते हैं, ये ज़मीन है, ज़मीन पर यदि हम गेंद को मारते हैं तो ये ज़मीन पर मारी गेंद को ज़मीन से मारते हैं, ज़मीन से टकरा के वापस हमारे पास आती है, इसको परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से प्रकाश जो है, प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो इससे टकराकर वापस होता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब किसी सतह से टकराकर वापस आना। तो ये यहाँ पे ऊष्मा का परावर्तन होता है। चमकदार सतह जो है ऊष्मा को परावर्तित करती है। मतलब इसमें जो ऊष्मा है ये इससे टकराती है, कांच की चमकदार दीवार से टकराती है। चाय मान लो चाय भरी हुई है इसमें, तो चाय की जो ऊष्मा है ये कांच की चमकदार दीवार से टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है, टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। मतलब ऊष्मा का पूरा परावर्तन होता है। तो चाय की ऊष्मा इस सतह से टकराती ज़रूर है लेकिन इसके अंदर जाती नहीं है,
बल्कि इसे टकरा के वापस चाय में आ जाती है। इसलिए चाय की ऊष्मा चाय में ही बनी रहती है और चाय गर्म बनी रहती है। तो इस तरह से ये हुआ थर्मस फ्लास्क में किस तरह से हम ऊष्मा को चाय को गर्म रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से, न चालन से, न संवहन से, न विकिरण से, किसी भी विधि से इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता और इसलिए चाय गर्म बनी रहती है। ठीक है।